अच्छा, तो वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस ऑफ इन्फ्लेशन की पॉलिसीज। अब इन्फ्लेशन की पॉलिसीज के सवाल अगर आप देखो ना, तो जून 24 के अटेम्प्ट मैंने काफी करे हैं, पर इसमें मैंने जून 24 वाले नहीं डाले। मैंने सिर्फ बेसिक 2 क्वेश्चंस डाले जो नॉर्मली आते हैं। ठीक है, तो हम स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अब वैसे तो हमने जून 24 के एक पेपर में एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का भी सवाल लिखे थे। दो दो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के सवाल आ गए। जून 24 में था और एक पता नहीं किस में था, मार्च में था शायद। फिर जब हम मार्च 25 देखेंगे, उसमें भी एक क्वेश्चन और है डिमांड साइड का, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का है वो। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जो मैंने यहाँ पर रखा है, वो काफी जनरलाइज्ड है। और पहला क्वेश्चन वन आप देखो क्या लिखा हुआ है। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ यूजिंग फिस्कल पॉलिसी टू क्लोज अ पॉजिटिव आउटपुट गैप। अब पॉजिटिव आउटपुट गैप की जगह पे वो क्या लिख सकता है? वो पॉजिटिव आउटपुट गैप की जगह पे इन्फ्लेशनरी गैप लिख सकता है। ठीक है, वो पॉजिटिव आउटपुट गैप की जगह पे क्या लिख सकता है? इन्फ्लेशनरी गैप। या वो जनरली ये लिख सकता है कि इफेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये भी लिख सकता है। जैसे कॉस्ट पुश का पूछ लेगा, डिमांड पुल का पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप क्या करोगे इस सवाल में? फिलहाल आपको ना पहले आउटपुट गैप डिफाइन करना है, फिर आपको पॉजिटिव आउटपुट गैप के बारे में बताना है ना। व्हाट इज एन आउटपुट गैप? देयर आर टू टाइप्स ऑफ आउटपुट गैप व्हिच अकर इन द शॉर्ट रन. One is an inflationary gap where the potential output is where the actual output is greater than the potential output. तो inflationary gap कब होता है? जब आपकी इकोनॉमी ओवरहीट हो जाती है, जब आपकी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से भी आगे निकल जाती है। अब बच्चे यही सोचते हैं, सर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से आप आगे कैसे निकल सकते हो? तो आप ये तब निकलते हो जब आप अपने वर्कर्स से ओवर टाइम काम कराते हो, जब आप मशीन से ओवर टाइम काम कराते हो। तो इकोनॉमी में इनकम्स तो बहुत तेजी से बढ़ रही होती है, क्योंकि ओवर टाइम पे जो आप पैसे कमाते हो वो पैसे हमेशा ज्यादा ही होते हैं। द मनी यू अर्न इन द ओवर टाइम इज मोर देन द एक्चुअल टाइम। तो ओवर टाइम का जो रेट होता है ना, अर्ली रेट, वो ज्यादा होता है। पर ओवर टाइम में जो आपकी लेबर की प्रोडक्टिविटी जो होती है, वो मैच नहीं कर रही होती उसकी इनकम को। तो जब आप अपनी इकोनॉमी में लोगों से ओवर वर्क कराओगे, जब आप आपकी इकोनॉमी में लॉन्गर वर्किंग आवर्स करोगे और ओवर टाइम की तरफ जाओगे और मशीन्स को रेस्ट नहीं करने दोगे और उससे काम कराते रहोगे, तो आपकी इकोनॉमी में देखो इनकम्स तो बहुत तेजी से बढ़ेंगी, पर आपकी इकोनॉमी में आउटपुट बहुत कम से बढ़ेगा। तो आउटपुट का इंक्रीज इज नॉट मैच्ड बाय द इनकम का इंक्रीज। सो दिस लीड्स टू अ राइज इन द डिमांड इन द इकोनॉमी व्हिच लीड्स टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स. तो इन्फ्लेशनरी गैप इज वेरी डेंजरस फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि दिस माइट लीड टू इन्फ्लेशन, नॉट नेसेसरीली हाइपर इन्फ्लेशन। आप सब हाइपर इन्फ्लेशन देख रहे हो। इस तरह के वर्ड्स बेटे A2 के उसमें यूज ना करा करो, आंसर में इवैल्यूएशन में लिख देना। मतलब आप जनरली बोलो इन्फ्लेशनरी वो क्रिएट करेगा स्पाइरल। सही है। अच्छा, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है? जब एक इकोनॉमी में पोटेंशियल आउटपुट एक्चुअल से ज्यादा होता है। तो ये तो बड़ा बेसिक है कि आपने अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं करा हुआ है, आपके रिसोर्सेज जाया हो रही हैं, आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है, आपकी इकोनॉमी में रिसेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करा? आपने फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॉडल से गैप दिखाया। अब मेजोरिटी बच्चे ये समझते हैं कि दिस इज द एक्चुअल एंड दिस इज द पोटेंशियल। सो अगर मैं पीपीसी यहाँ पर एक बनाऊं, सो दिस इज द पोटेंशियल एंड दिस इज द एक्चुअल। अब बच्चे ये समझते हैं कि दिस इज द इन्फ्लेशनरी गैप। दिस इज नॉट द इन्फ्लेशनरी गैप। मैंने आपको बहुत बार बोला है ये, सही है। दिस इज नॉट द गैप। गैप ये होता है क्योंकि जब मैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को कम करूंगा ना, जब मैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को कम करूंगा तो ये गैप खत्म हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पर मल्टीप्लायर का लगता है। अगर एक्चुअल पोटेंशियल से आगे बाय $5 million, if the actual level of GDP is greater than the potential level of GDP by $5 million, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम अपने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को 5 मिलियन से कम कर दोगे। इट डिपेंड्स ऑन द मल्टीप्लायर। अगर मैं कहता हूँ एक इकोनॉमी है जिसका एमपीसी 0.8 है, तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होगा? 1/1 - C। तो द मल्टीप्लायर विल बी 5। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इकोनॉमी में 5 मिलियन से अपनी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को कम कर दूंगा, तो ये तो उल्टा सिचुएशन खराब हो जाएगी और इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप अगर अपनी इकोनॉमी को 5 मिलियन से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर गिराओगे, तो ये 25 मिलियन से आपकी इनकम कम हो जाएगी। सो यू हैव टू कंसीडर मल्टीप्लायर इफेक्ट। और उसी वजह से बोला यह जाता है द चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू फिनिश दिस गैप इज एक्चुअली इन्फ्लेशनरी गैप। सो दिस ए से लेके बी इज द इन्फ्लेशनरी गैप। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में कितने से कम करूंगा? $1 मिलियन से। क्योंकि जब $1 मिलियन से मैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम करूंगा, ये 5 मिलियन का गैप खत्म हो जाएगा। सो दिस इज नॉट द इन्फ्लेशनरी गैप, दिस इज द इन्फ्लेशनरी गैप व्हिच इज AB। ठीक है, तो ये अपने आंसर में उसको लाजमी बताना है। फिर उसके बाद जो है, अब जाहिर सी बात है, मुझे पॉजिटिव आउटपुट गैप खत्म करना है, मुझे इन्फ्लेशनरी गैप खत्म करना है। सही है। हाउ वुड यू शो दी दिस आउटपुट गैप?
इन एडीएएस मॉडल, तो एडीएएस मॉडल से भी दिखा देते हैं भाई, इसमें क्या बड़ी बात है। तो एडीएएस मॉडल से भी देख लोगे आप, मतलब दिस इज योर मॉनेटरिस्ट के मॉडल से दिखा सकते हैं ये। तो ये एलआरएएस है, ये प्राइस लेवल है, मैंने दिखाई भी था इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ाते हुए। ये आपका पोटेंशियल है, ठीक है। तो बेसिकली हो ये रहेगा, आपका एक्चुअल आउटपुट यहाँ पर है, दिस इज योर एक्चुअल आउटपुट, मतलब आपका जो एक्चुअल इक्विलिब्रियम है ना वो आगे है, ये रहा। तो ये आपका इन्फ्लेशनरी गैप है, ठीक है। तो आप एग्रीगेट डिमांड को कम करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, सही है। इंजेक्शन विड्रॉल वाले डायग्राम तो ना मेरे को पसंद है, ना अपने को पेपर में बनानी है, नहीं बनाएंगे हम उसको। एडीएएस मॉडल और एक्सपेंडिचर मॉडल से करा करो जो भी करना है। तो ये आपने बता दिया। देखो वैसे तो आप डेफिनेशन में यही लिखोगे कि द पॉजिटिव आउटपुट गैप इज द डिफरेंस बिटवीन potential is when the actual output is greater than the potential output। बस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॉडल में ना आपको ये पता होना चाहिए कि ये इन्फ्लेशनरी गैप नहीं होता, ये इन्फ्लेशनरी गैप होता है। क्योंकि अगर ये 5 मिलियन का गैप है और आप 5 मिलियन से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को कम कर दोगे, और अगर मल्टीप्लायर 5 होगा तो आपकी इकोनॉमी में उल्टा 25 मिलियन से इनकम कम हो जाएगी। आपको इनकम 5 मिलियन से कम करनी है, 25 मिलियन से थोड़ी करनी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है बस एक, ये है तो इम्पोर्टेंट वैसे एमसीक्यूज के लिए। रियल होता है बेटा, ये हमेशा रियल होता है। ये जो वाई है ना ये रियल है, हमेशा रियल ही होता है, ऑब्वियस है। अच्छा फिर आप क्या करोगे, फिर आप कॉन्ट्रैक्शनरी, बिल्कुल बेटा जो जो डायग्राम मैंने बनाई हुई एडीएस वाली नहीं बनानी है, तो मैंने आपको ऐसे बना के दिखा दी, दिस इज नॉट नेसेसरी इन द आंसर, ये तो किसी ने बोला था तो मैंने बता दिया। तो बेटा जब आप 5 मिलियन से कम करोगे तो 25 मिलियन से इनकम कम हो जाएगी ना, आपको तो 5 मिलियन से इनकम कम करनी है। तो इफ द मल्टीप्लायर इज 1 मिलियन, इफ द मल्टीप्लायर इज 5, तो आप 1 मिलियन से कम करोगे। अच्छा फिस्कल पॉलिसी में आप फिर उसको कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी बताओगे। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में आप उसको बताओगे कि भाई इनकम टैक्स बढ़ानी है, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, कंजम्पशन कम होगी, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। कॉर्पोरेशन टैक्स बढ़ाओगे, बिजनेस कम पैसे कमाएंगे, री इन्वेस्टमेंट कम होगी, इससे भी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगी, इससे भी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। गवर्नमेंट रन्स अ बजट सरप्लस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में बजट सरप्लस होता है, क्योंकि आप टैक्स को बढ़ाते हो और स्पेंडिंग को कम करते हो तो गवर्नमेंट का बजट सरप्लस हो जाता है। तो ये सारी पूरी पॉलिसी आपने समझाई, ये दो डायग्राम और बनेंगे, ये भी बनानी है और ये भी बनानी है, ठीक है। एक तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अप्रोच वाली बनाओगे जिसमें तुम इसको कम करके दिखा दोगे, सही है। तो तुम्हारा ये गैप खत्म हो जाएगा, तो दिस इज दी इन्फ्लेशनरी गैप जो आपने खत्म कर दिया, और ये आपने एडी को कम करके दिखा दिया। तो ये दो डायग्राम आपकी हो गई। उसके बाद जो है ना आपको इवैल्यूएशन में फिस्कल पॉलिसी की इफेक्टिवनेस बतानी है। तो फिस्कल पॉलिसी की इफेक्टिवनेस में कोई भी 2 पॉइंट बता देना, या कोई भी 2 पॉइंट बता देना और एक ऑल्टरनेटिव पॉलिसी दे देना, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या करोगे, आप जो है वो इवैल्यूएटिव कमेंट में ये लिखोगे। देखो ये तो बहुत सारे पॉइंट्स है, पर मैं आपको बता देता हूँ प्रायोरिटी पॉइंट्स आपके क्या होने चाहिए। मैंने आंसर में भी लिखे हैं, मैं दिखा दूंगा चलो। एडी कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगी, डिमांड फॉर लेबर कम होगा तो इसका अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, देखो वर्ड्स अच्छे यूज करा करो, हर पॉलिसी के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस होते हैं। मेरा टारगेट यहाँ पर गैप को खत्म करना था, पर उस गैप को खत्म करने के चक्रों में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकती है, उस गैप को खत्म करने के चक्रों में इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो सकती है। अगर मैंने ये सही से एंटिसिपेट नहीं करा कि गैप कितना है, तो मुझसे गड़बड़ भी हो सकती है, इट माइट लीड टू अ डिफ्लेशनरी गैप। तो आपको अक्सर ये भी नहीं पता होता कि गैप है कितना, ठीक है, तो एस्टिमेशन पे चल रहा होता है ये। तो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है। आप इनकम टैक्स को बढ़ाओगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके वर्कर्स फिर एम्प्लॉयर से जाके डिमांड करेंगे हमारी वेजेस बढ़ाओ, दिस माइट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ दी बिजनेसेस, क्योंकि जाहिर है उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो रही है, वो तो अपनी इनकम को मेंटेन करना चाहेंगे, तो उनके प्रॉफिट्स गिरेंगे। इनकम टैक्स बढ़ेगा तो डिस्पोजेबल इनकम गिरेगी, तो वो अब बाहर मुल्कों में क्या होता है कि वर्कर कहता है कि मैं अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कम नहीं करूंगा, मैं अपने लिविंग स्टैंडर्ड को कम नहीं करूंगा, तो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि डिस्पोजेबल इनकम अगर कम भी हो रही है ना, तो पास सेविंग में से अपनी स्पेंडिंग कंटिन्यू रखते हैं, तो सेविंग्स को रन डाउन कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करोगे तो सोशल अनरेस्ट हो सकता है, जैसे सब्सिडीज वगैरह आपने रोक दी, उससे भी नुकसान होंगे, ठीक है। इनकम टैक्स बढ़ाओगे तो इट माइट लीड टू पॉवर्टी, जो गरीब है वो फंस जाएंगे। इनकम टैक्स बढ़ाओगे तो टैक्स इवेजन का खतरा है, डिसइंसेंटिव क्रिएट होगा, आपके मुल्क से लोग भागना शुरू हो जाएंगे, और आपके मुल्क से भाग के उन मुल्कों में जाएंगे जो टैक्स हेवंस हैं। टैक्स हेवंस आर दोस कंट्रीज जहाँ पर टैक्सेस नहीं होते, जैसे दुबई इज अ कंट्री विच इज अ टैक्स हेवन, वहां पर इनकम टैक्स कुछ भी नहीं है, ठीक है।
तभी लोग दुबई जा रहे हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स बढ़ेगा तो इससे भी टैक्स एविजन के चांसेस हैं। न्यू एंटरप्राइज डिस्करेज होगा, बिजनेस नहीं खुलेंगे, तो ये भी मसले हैं। पर ये इतने सारे पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई दो आपको बताने हैं और दो बता के ना आपको ऑल्टरनेटिव पॉलिसी देनी है सप्लाई साइड। आप बोलो अगर पॉजिटिव आउटपुट गैप को खत्म करना है तो सप्लाई साइड भी एक अच्छी पॉलिसी है जिसके थ्रू आप ये कर सकते हो, क्योंकि आपको महंगाई रोकनी है ना इन दी एंड। क्योंकि पॉजिटिव आउटपुट गैप का मसला क्या है, महंगाई है। तो बेसिकली आपको महंगाई कंट्रोल करनी है, तो आप सप्लाई साइड पॉलिसी लगा दो। तो कोई भी एक सप्लाई साइड पॉलिसी का उसको टूल समझा देना, उसके थ्रू आपका काम हो जाएगा। देखो अगर हम इसका आंसर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो सबसे पहले तो आप उसको आउटपुट गैप के बारे में बताओगे, व्हाट इज एन आउटपुट गैप। फिर इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में उसको थोड़ी डिटेल देना, किस तरीके से इन्फ्लेशनरी गैप होता है। सिर्फ ये ना लिख के आ जाना कि एक्चुअल जो है वो पोटेंशियल से ज्यादा है तो इकोनॉमी ओवरहीट हो रही है, तो ओवरहीट कैसे हो रही है ये तो बताओ। तो ये सारा मैंने पैराग्राफ यहाँ लिखवाया हुआ है। डायग्राम 2 में फिर आप उसको देखो, डायग्राम 1 में आपने उसको आउटपुट गैप की बेसिक नॉलेज दे दी और आपने बोला कि भाई दिस इज द इन्फ्लेशनरी गैप। फिर डायग्राम 2 में आपने उसको मजीद बताया कि एक्सपेंडिचर मॉडल से क्या होता है। सही है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है डायग्राम 1 इज नेसेसरी, बिल्कुल बनाओ तो अच्छी बात है, मैं तो बनाता हूँ भाई। फिर उसके बाद आपकी डायग्राम 3, डायग्राम 4, डायग्राम 5। अच्छा डायग्राम 5 आप उसी केस में बताओगे इफ यू आर मेंशनिंग एन अल्टरनेटिव पॉलिसी लाइक सप्लाई साइड इन द इवैल्यूएशन। अगर आप सप्लाई साइड पॉलिसी इवैल्यूएशन में नहीं बता रहे तो फिर डायग्राम 5 नहीं बनेगी, ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी आपने पहले जनरली उसको बताई और आपने बताया कि टू क्लोज अ पॉजिटिव आउटपुट गैप यू विल हैव टू यूज अ कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, तो यू विल हैव टू रन अ बजट सरप्लस। तो फिर आप उसको पूरी पॉलिसी समझाओगे डायग्राम से लिंक करके। देखो डायग्राम से लिंक करना जरूरी है। फिर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल आपको देनी है मल्टीप्लायर की। हर मार्किंग स्कीम में वो मेंशन कर रहा है कि बच्चे मल्टीप्लायर नहीं बताते, तो आपको मल्टीप्लायर बताना पड़ेगा। सही है, आपको मल्टीप्लायर बताना पड़ेगा। अब देखो ये इफेक्टिवनेस है आपकी, ये देखो ये आपकी इवैल्यूएशन है, दिस इज योर इवैल्यूएशन। अब इसमें एक पॉइंट कट डाउन हो सकता है आपका। अब अगर आप नोट करो, मैंने एक पॉइंट लिखा है, दूसरा पॉइंट लिखा है, तीसरा पॉइंट लिखा है और ऑल्टरनेटिव पॉलिसी लिखी है। तो इन 3 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट आप उड़ा सकते हो। जी आलिया, इन 3 पॉइंट में से आप एक पॉइंट कोई उड़ा सकते हो। तो दो दो, हाँ बेटा रेहान ने कब के डाल दिए, मैं व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा। एक तो फालतू सवाल नहीं पूछा करो, सुन लो पहले, दिमाग घुमा देते हो मेरा। भेजूंगा जाहिर है। ये 3 पॉइंट से इन 3 पॉइंट में से कोई एक उड़ा देना, सही है। और फिर ये एक ऑल्टरनेटिव पॉलिसी बतानी चाहिए, ये ऑल्टरनेटिव पॉलिसी बतानी चाहिए, जरूरी है। और एंड में आप अपने आंसर को कंक्लूड कर दो कि भाई सिर्फ फिस्कल पॉलिसी से काम नहीं होगा, आपको सप्लाई साइड की भी जरूरत पड़ेगी। और एक और भी बहुत बड़ा मसला है, ये नहीं पता कि इकोनॉमी में डिमांड पुल का एलिमेंट कितना है, कॉस्ट पुश का एलिमेंट कितना है, ये भी तो पॉसिबल है। मतलब सिर्फ डिमांड पुल या कॉस्ट पुश थोड़ी, सिर्फ सिर्फ डिमांड पुल या सिर्फ कॉस्ट पुश तो नहीं होगी। सो यू विल नीड अ मिक्सचर ऑफ पॉलिसीज टू टैकल बोथ काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशन। क्योंकि इस सवाल में आपको एक अच्छा पॉइंट ये है कि इसने सवाल में बताया हुआ नहीं है इन्फ्लेशन कौन सी है, सिर्फ बस जनरली लिखा हुआ है। ऑल्टरनेटिव पॉलिसी वैल्यूएशन में ही आती है, क्योंकि ये 20 मार्क का फॉर्मेट बहुत सिंपल है। आपको 14 मार्क में तो सिर्फ सवाल के अकॉर्डिंगली ही बताना है। सही है, सही है। अच्छा फिर जो है, अब देखो ये एक सवाल हो गया। अब इसी तरीके से इसका क्वेश्चन 2 जो है कंप्लीट ऑपोजिट है। क्वेश्चन 2 में कह रहा है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी टू क्लोज अ पॉजिटिव आउटपुट गैप। तो अब मैं सेम पूरा आंसर मेरा होगा, सेम पूरा आंसर मेरा होगा जिसमें मैं पॉजिटिव आउटपुट गैप को क्लोज करूंगा यूजिंग मॉनेटरी। तो इंट्रोडक्शन तो पूरा सेम ही रहेगा, इंट्रोडक्शन पूरा सेम रहेगा, बस खाली कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल को कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी से रिप्लेस कर दोगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी के 4 टूल्स होते हैं, पर हम नॉर्मली रेगुलेशन के बारे में आंसर में नहीं लिखते तो फर्क नहीं पड़ता। मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट। तो कॉन्ट्रैक्शनरी या डिफ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी है, मनी सप्लाई को कम करोगे। तो एज एन ए टू लेवल स्टूडेंट आपको ये बताना है कि मनी सप्लाई कम कैसे होगी। इशू ऑफ बॉन्ड्स लिख देना, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कि गवर्नमेंट को अगर मनी सप्लाई कम करनी है
गवर्नमेंट को अगर मनी सप्लाई कम करनी है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बॉन्ड्स इशू कर देगी। जब वो बॉन्ड्स इशू करेगी तो इससे क्या होगा, बॉन्ड्स इशू करेगी तो इससे क्या होगा कि इससे बेसिकली लोगों के पास बॉन्ड्स आ जाएंगे, गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाएगा। सही है। तो मनी सप्लाई कम हो गई, और जैसी मनी सप्लाई कम होगी तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है मनी मार्केट है ना। सो इफ मनी सप्लाई इज फॉलिंग, मनी डिमांड विल बी ग्रेटर देन मनी सप्लाई। प्रॉपर वो चल रहा है मनी मार्केट। इंटरेस्ट रेट की डिटर्मिनेशन इस तरीके से होगी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। अगर हम ग्राफ पहले देख लें तो दिस इज मनी डिमांड, दिस इज मनी सप्लाई, ये आपका इंटरेस्ट रेट है। ठीक है। अब जब इंटरेस्ट मनी सप्लाई जब कम होगा तो मार्केट में लिक्विडिटी शॉर्टेज होगी, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो आपका नया इंटरेस्ट रेट अब यहाँ पर आएगा। सही है। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपको फिर तीन लोगों पे इंपैक्ट बताना होता है, विच इज सेवर्स, बोरोवर्स एंड एक्सचेंज रेट। ये फिक्स है, जब भी इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, सेवर्स, बोरोवर्स, एक्सचेंज रेट। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो रिटर्न ऑन सेविंग बढ़ रही है, तो सेवर्स विल सेव मोर, स्पेंड लेस, कंजम्पशन कम, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम। बोरोवर्स की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ रही है तो दे विल बोरो लेस, इन्वेस्ट लेस, कंज्यूम लेस, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट से एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, तो इंटरेस्ट रेट से जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो ये कैसे बढ़ेगा ये भी बताना है। इंटरेस्ट रेट से एक्सचेंज रेट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जब आपके मुल्क का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपकी बैंक्स का रिटर्न बढ़ रहा है, और जब आपकी बैंक्स का रिटर्न बढ़ रहा है तो हॉट मनी विल फ्लो इन योर इकोनॉमी। मतलब बाहर से हॉट मनी फ्लोज आएंगे। हॉट मनी फ्लोज याद है, द शॉर्ट टर्म मूवमेंट ऑफ मनी ड्यू टू चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बाहर मुल्कों से फॉरेन इन्वेस्टर्स आके आपकी कंट्री की बैंक में पैसा सेव करेंगे, तो हॉट मनी फ्लोज का इनफ्लो होगा, जिसकी वजह से आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी और आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो बाहर वालों को आपका मुल्क महंगा लगेगा और आपको दूसरे मुल्क क्या लगेंगे, सस्ते। तो जब एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम हो जाएगा, इंपोर्ट की प्राइस गिरेगी तो इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। यहाँ पर ये भी मेंशन करना चाहिए कि विच इलास्टिसिटी यू आर अज्यूमिंग। अगर आप देखो यहाँ पर मैंने कौन सी इलास्टिसिटी अज्यूम करी है भाई, इलास्टिक डिमांड अज्यूम। तो एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ रही है, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू गिरेगा, इंपोर्ट की प्राइस गिर रही है, इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट होगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। तो हर तरीके से आपने एग्रीगेट डिमांड गिरा दिया, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लिया, आउटपुट गैप को खत्म कर दिया। अच्छा देखो, मैंने इंटरेस्ट रेट की कनेक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट का भी ग्राफ बनाया हुआ है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट कम होती है, ऑब्वियसली क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ रही है। फिर एक ग्राफ एडी के कम होने का और एक ग्राफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के कम होने का, तो ये वही ग्राफ है जो अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट्स देने में करा था। सही है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स। गवर्नमेंट को जब मनी सप्लाई इन्फ्लुएंस करनी होती है ना तो वो बॉन्ड्स की बाइंग एंड सेलिंग करती है। अब जैसे यहाँ पर मुझे मनी सप्लाई को जब कम करना था ना तो मैंने आवाम को अपने बॉन्ड्स बेचना शुरू कर दिए। तो जब मैं जनरल पब्लिक को बॉन्ड्स बेचना शुरू करूंगा तो लोगों के पास बॉन्ड्स आ जाएंगे, मेरे पास पैसा आ जाएगा, तो उनकी जेब से पैसा निकल के गवर्नमेंट के पास आ गया, तो इकोनॉमी में अब वो पैसा स्पेंड नहीं होगा, मनी सप्लाई कम हो गई। अब क्या क्या बुराइयां यहाँ पर आप बताओगे। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती है, या तो आप पैसा बैंक के पास सेव करते हो या गवर्नमेंट के पास सेव करते हो। बॉन्ड्स इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड, क्योंकि आप अपना पैसा बेसिकली गवर्नमेंट के पास रखवा रहे हो। सही है। और गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देती है, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है पे बेटा। मिनिमम रिजर्व रेशो को भी बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल एक्सीलेंट भाई, ये भी लिख सकते हो, मसला नहीं है। मिनिमम रिजर्व रेशो को बढ़ा दो। अब ये सारी चीजें ना, मसला ये रिवाइज नहीं है, तुम लोगों को मैं बताऊंगा फिर तुम लोग इसी अलग चीज पे आ जाओगे। तुम लोग बॉन्ड्स पे लिख लेना भाई। क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब होता है मनी सप्लाई को बढ़ाना, तो यहाँ पर हम क्वांटिटेटिव ईज नहीं कर रहे, उल्टा शॉर्ट कर रहे हैं। चाहिए। जी हसन, ये भी लिख सकते हो। अच्छा, इवैल्यूएशन क्या होगी इस पॉलिसी की। बेसिक पॉइंट टाइम लैग है। इंटरेस्ट रेट को चेंज करते हैं तो इसका इम्पैक्ट आने में 18 महीने लगते हैं नॉर्मली। फिर हमने ये भी अज्यूम कर लिया कि जब मैं इंटरेस्ट रेट को बढ़ाऊंगा तो लोग बोरो नहीं करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट एक इकोनॉमी में हो रही है वो बोरो से ही हो रही है भाई। अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी होते हैं, अपना कोई एसेट बेचा जा सकता है, शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। सही है। शेयर होल्डर्स से पैसे लिए जा सकते हैं, पुराने पास्ट पैसों को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। सही है। आलियन, पाकिस्तान में बॉन्ड्स का सिस्टम बहुत डिफरेंट है बेटे। यहाँ पर बॉन्ड्स में एक तरह से लकी ड्रॉ सिस्टम होता है, बाहर मुल्कों में इंटरेस्ट वाला ही सीन होता है। ठीक है। फिर आप ये भी लिख सकते हो कि एट द टाइम ऑफ अ पॉजिटिव आउटपुट गैप इकोनॉमी में ऑप्टिमिज्म बहुत ज्यादा होता है। जब एक इकोनॉमी में ऑप्टिमिज्म बहुत ज्यादा होता है, नहीं साथ बेटे डिटेल में नहीं जाना,
जब एक इकोनॉमी में ऑप्टिमिज्म बहुत ज्यादा होता है, बिजनेस एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, तो लोग अपनी स्पेंडिंग को कंटिन्यू रखते हैं। तो इंटरेस्ट रेट का बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि लोग अपना पैसा बैंक में डाल के सेव करना शुरू हो जाएंगे। सही है। इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू कंट्रोल मनी सप्लाई, जो आप लोग सारे कह रहे हो कि सर ये इतना आसान तो नहीं होगा, तो बिल्कुल आसान नहीं होता। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी मसला है, मिनिमम रिजर्व रेशो की अपनी लिमिटेशंस हैं। सही है। और वही अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस वाला पॉइंट है जो हमने फिस्कल पॉलिसी में लिखा था। ठीक है। तो बेहतर यही है कि एक ये भी देखो अच्छा पॉइंट है, ये वही वाली बात है जो मैंने आपको बताया था कि फॉरकास्ट आपको सही से पता है कि नहीं पता कि कितना गैप है। अच्छा, ये आपकी फिर ऑल्टरनेटिव पॉलिसी है, तो कोई एक ऑल्टरनेटिव पॉलिसी आपको बतानी होगी। तो अगर हम इसका आंसर देखें ना अगेन, तो इंट्रोडक्शन तो पूरा आपका सेम ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस खाली पॉलिसी रिप्लेस हो जाएगी विद कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। अब इतनी भी लंबी नहीं करनी होती, ठीक है, मैंने देखो खाली इतना 2 लाइनों में बता दिया है, 2 लाइनों में बता दिया कि ओपन मार्केट ऑपरेशन यहाँ पर कैसे हो रहे हैं। ठीक है। ऑल्टरनेटिव पॉलिसी के अलावा 2 इवेल्युएटिव कमेंट्स होंगे, तो 3 इवेल्युएटिव कमेंट्स हो गए ना। ऑल्टरनेटिव पॉलिसी भी इवेल्युएशन है। ठीक है। वो कंक्लूजन तो आप कुछ भी लिख दो, कंक्लूजन आप कुछ भी लिख दो, वो हमेशा सही होगा, कंक्लूजन का मसला नहीं है। कंक्लूजन हम वैसे भी एक एडिशनल चीज कर रहे होते हैं, 3 इवेल्युएशन पॉइंट्स रिक्वायर्ड है, कंक्लूजन रिक्वायर्ड नहीं होता, पर लिख देते हो तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अच्छा, फिर जो है ये देखो इसकी इवेल्युएशन है। अगेन कंक्लूजन मैंने सेम ही रखा है जो फिस्कल पॉलिसी के सवाल था। ठीक है, कंक्लूजन सेम ही रखा है, बस 3 इवेल्युएटिव कमेंट्स हैं। अगर आप ये 3 इवेल्युएटिव कमेंट्स लिखते हो तो फिर डायरेक्ट कंक्लूजन पे आ जाना। अगर आप 2 कंक्लूसिव इवेल्युएटिव स्टेटमेंट्स लिखते हो तो फिर ऑल्टरनेटिव पॉलिसी बताना। तो मशवरा तो यही है कि 2 मॉनेटरी पॉलिसी की बुराई बताओ और एक सप्लाई साइड बताओ ऑल्टरनेटिव पॉलिसी, और फिर अपने कंक्लूजन पे आ जाओ। अब इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आया था मार्च 25 के पेपर में, मैं जरा कंफर्म भी कर लूं, देखे वैसे तो मैं कराऊंगा तुम लोगों को, एक बार मैं जरा कंफर्म कर लूं क्या सवाल आया था। हाँ, अब देखो एक एक सवाल आया था मार्च 25 में, और सवाल ये है कि with the help of diagrams assess the effectiveness of government policies that might be used to reduce demand pull inflation। right? मतलब क्या सवाल था कि effectiveness of policies that may be used to reduce demand pull inflation। अभी आपको याद हो तो हमने 24 के 2 पेपर ऐसे थे जिसमें कॉस्ट पुश का पूछा था उसने। सही है, 24 के पेपर में 24 के जो अटेम्प्ट थी उसमें 2 पेपर ऐसे आए, मार्च 24 था एक और एक शायद जून 24 था, जिसमें दोनों में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का उसने पूछा था। ठीक है, तो वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वाले क्वेश्चन थे अगर आपको याद हो। मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ, आपको मैं आपको बता रहा हूँ कि इस साल किस तरह आ सकता है। एक मिनट सबर करो। एक तो ये रहा। अच्छा देखो ये वाला जो सवाल है ना, ये था जून 24 का। दिस वाज जून 24। एक मिनट, इसको इसी फाइल में लगा देता हूँ, तो एक मिनट। अच्छा, अब ये वाला जो सवाल था ना, ये जून 2024 का था अगर आपको याद हो।
दिस वाज जून 2024 पेपर 4 वेरिएंट 2। अब इस सवाल में ना इसने कॉस्ट पुश, हाँ मैंने खोल दिए, इस सवाल में ना इसने कॉस्ट पुश पूछा था। सही है। अब इस सवाल में ना इसने हमसे कॉस्ट पुश पूछा था, क्योंकि इसने सवाल में इंट्रोडक्शन ही ऐसा दिया था कि वो कॉस्ट पुश की बात कर रहा था। मैं सवाल पूरा डिस्कस तो नहीं कर रहा, मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूँ किस तरीके से देखो एक चीज को बार बार टेस्ट कर रहा है। अब इस सवाल में इसने हमसे कॉस्ट पुश पूछा था, तो मैंने इसको आपके रेफरेंस के लिए फाइल में लगा दिया है, पर आंसर इसकी फाइल में नहीं होगा, आंसर आपको 24 के यील्डिंग वाले आंसर्स में मिलेगा इसका। ठीक है, एक ये क्वेश्चन था। फिर मैंने एक और क्वेश्चन आपके साथ किया था मार्च 24 का। अब मार्च 24 के सवाल में ये क्या कह रहा है, डायरेक्टली कॉस्ट पुश पूछ रहा है। देखो वापसी कॉस्ट पुश पूछा उसने। सही, वापसी क्या पूछा इसने, कॉस्ट पुश। इसको भी यहाँ अटैच कर देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। तो जो मार्च 24 का क्वेश्चन था वो भी कॉस्ट पुश था। तो कुल मिला के ना आपको यहाँ पर ये चीज समझ आनी चाहिए कि वो किस तरीके से सवाल पूछ रहा है। आपको खुद समझ आएगा कि क्या आएगा इस साल, क्या नहीं आएगा। A2 के पेपर का थ्रेशोल्ड बेटा इसलिए हाई होता है क्योंकि बच्चे ग्रेड उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रेड नहीं आता, बहुत आसान है ग्रेड उठाना। और अभी मार्च 25 का मैंने आपको क्या क्वेश्चन बताया, मैं मार्च 25 का क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। वैसे तो मैं अलग से पूरा पेपर कराऊंगा, पर मैं आपके लिए क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आप उसके एमएस बना लेना खुद। अब ये सवाल मार्च 25 का जो मैं आपके सामने अभी लिख रहा हूँ, क्वेश्चन 4 है ये मार्च 25 का। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम assess the effectiveness of government policies that might be used to reduce demand pull inflation। सही है। तो इस साल जो मोस्ट लाइकली सिनेरियो अगर इन्फ्लेशन का आता भी है, तो देखो ये तो आप ही नहीं याद करना कि भाई सर ये कॉस्ट पुश पूछेगा, डिमांड पुल पूछेगा, पर मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ, पॉलिसी सेम ही है। ये सारे क्वेश्चन देख जैसे। अब इसका आंसर क्या होगा, अभी फिस्कल मॉनिटरी के 2 सवाल करें ना, उन सवाल को मर्ज कर दो, ये सवाल बन जाएगा। फिस्कल मॉनिटरी वाले सवाल को मर्ज कर दो, ये आंसर बन जाएगा, क्योंकि फिस्कल और मॉनिटरी के थ्रू ही आप करके दिखाओगे ना। तो थोड़ा फिजिकल बताना, थोड़ा मॉनेटरी बताना, दोनों के वैल्यूएटिव कमेंट्स आएंगे, एंड में ऑल्टरनेटिव पॉलिसी में सप्लाई साइड बता देना। सही है। पर वही बात है, क्योंकि डिमांड पुल बोला है तो डिमांड साइड इज बेटर, क्योंकि डिमांड पुल बोला है तो डिमांड साइड इज बेटर। सही है, समझ रहे हो बात। नहीं, अगर आप सिर्फ एक पॉलिसी की बात करोगे, वो आपको कभी 20 में से 20 नहीं देगा। वैसे तो 20 में से 20 कभी नहीं देता वो, पर क्योंकि इससे पॉलिसीज बोला है बेटा, पॉलिसीज, इसलिए ये नहीं बोला डिस्कस अ गवर्नमेंट पॉलिसी। बहुत फर्क है, इसलिए पॉलिसीज लिखा हुआ है। अगर ये सिर्फ पॉलिसी लिखता तो मैं एक पॉलिसी बताता। बेटा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना, टाइट फिस्कल पॉलिसी का वर्ड उसने एएस में यूज किया है बहुत ज्यादा। टाइट फिस्कल पॉलिसी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, इसका क्या मतलब है, व्हेन दे यूज द वर्ड टाइट विद अ पॉलिसी, दिस मींस दे आर रेफरिंग टू कॉन्ट्रैक्शनरी। है ये डिमांड पुल में मॉनेटरी कैसे बेटा, ये कैसी बातें भेकी भेकी कर रहे हो यार। एग्रीगेट डिमांड कम करना है ना भाई, क्या हो गया। फिस्कल मॉनेटरी दोनों डिमांड साइड है, ठीक है, फिस्कल मॉनेटरी दोनों डिमांड साइड है। पूरी नॉनसेंस बात कर रहा है यार। बेटा वो मॉनेटरी पॉलिसी के साथ ही आ जाएगी ना एप्रिसिएशन। बिल्कुल यार, क्या नशे करके लेते हो यार तुम लोग, ले रहे ये चीज। मैं बता रहा हूँ यार, डिफ्लेशन बता रहा हूँ, सबर तो रख ले। एक और आखिरी सवाल इन्फ्लेशन का देख लो। इसका ईयर पता नहीं, नहीं लिखा हुआ, मेरे को याद नहीं आ रहा ईयर कौन सा है, पर ये भी 2023 का ही कोई क्वेश्चन है। हाँ बेटा, क्या लिखा था, मिस हो गया मुझसे। अच्छा, ये एक और 2023 का क्वेश्चन है। दिस इज 20 मार्क्स। Evaluate the effectiveness of using monetary policy to reduce the rate of inflation and how this policy may affect the government's ability to achieve its other macroeconomic aims।
जी आईफा यही लिखोगे। ओवरऑल कंक्लूड आप यही करना, बिकॉज द इन्फ्लेशन इज डिमांड पुल, सो इट्स बेटर टू यूज डिमांड साइड पॉलिसीज रादर देन सप्लाई साइड पॉलिसीज। ओवरऑल सप्लाई साइड सबसे बेस्ट होती है, पर शॉर्ट टर्म सोल्यूशन इज डिमांड साइड पॉलिसीज। ठीक है जी, तहा ऐसा ही होता है। देखो यहाँ पर एक और तहा का अच्छा क्वेश्चन है कि सर मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई को छेड़ना जरूरी है। बेटे देखो यहाँ पर एक चीज समझ लो आप, ये बहुत ये ओ लेवल की बेसिक चीज है जो मैं ओ लेवल के बच्चों को ही बताता हूँ। आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी में दो ऑप्शंस होते हैं, सुन लो जरा गौर से। अगर आप कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगा रहे हो ना, तो यू हैव टू ऑप्शंस। या तो आप मनी सप्लाई को कम करो, इंटरेस्ट खुद बढ़ जाएगा, ये पहला तरीका है, और करना यही चाहिए, क्योंकि हमें पेपर में मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म समझाना है। आपको याद है मैंने एक डायरेक्ट मैकेनिज्म समझाया था और एक इनडायरेक्ट मैकेनिज्म समझाया था। ये जो डायरेक्ट मैकेनिज्म होता है ना, ये मॉनेटरिस्ट का होता है, और जो इनडायरेक्ट होता है वो कीन्सियन का होता है। आप पेपर में हमेशा मनी सप्लाई के थ्रू इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करना, ये इनडायरेक्ट मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है, आपको डिटेल में समझाना है। अगर आप डायरेक्टली छेड़ दोगे ना तो मसला है। तो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर अगर मैं मनी सप्लाई को छेड़ रहा हूं तो मैं डायरेक्टली बात नहीं कर सकता बिना इंटरेस्ट के, तो ये मसला है, आपके एनालिसिस होंगी नहीं। फिर एक और सवाल ये आया कि मनी सप्लाई को कम करना जरूरी है इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए? जरूरी नहीं है। अगर आपको मनी सप्लाई नहीं छेड़ना, आप डायरेक्ट इंटरेस्ट बढ़ा दो। दो ऑप्शंस हैं, या तो मनी सप्लाई कम करो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, या मनी सप्लाई को अपनी जगह पे रखो डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, ये भी तरीका होता है। तो आइदर इज दिस और दिस। मनी सप्लाई को कम करो डायरेक्टली इंटरेस्ट बढ़ेगा, या डायरेक्ट इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, आपकी मर्जी है। सही है, कीलजियन मॉनिटर्स का वर्ड आप आंसर्स में यूज नहीं करोगे। राफे उसको भी चेंज कर सकते हैं, वो डिस्काउंट रेट होता है, पर मैं नहीं मेंशन कर रहा, मैं आपको रट्टे लगवाना चाह रहा हूँ, मैं अलग अलग बातें नहीं कर रहा हूँ। सही है, वेरी चीज। अच्छा, तो ये क्वेश्चन अगर आप देखो तो इसमें लिखा है इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी टू रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड हाउ दिस पॉलिसी में अफेक्ट अ गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू अचीव इट्स अदर मैक्रो इकोनॉमिक एम्स। कह रहा है गवर्नमेंट की इफेक्टिवनेस बता दो मॉनेटरी पॉलिसी की, और दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक एम्स पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो इन्फ्लेशन के साथ दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक एम्स की भी बात करनी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी डिफाइन करो। अब यहाँ पर मैं आउटपुट गैप्स की बात नहीं करूंगा, ठीक है, यहाँ पर मुझे आउटपुट गैप्स की बात नहीं करनी, सिंपल है ये। तो इन्फ्लेशन एंड अदर मैक्रो इकोनॉमिक एम्स के बारे में बता दो, विच कंसिस्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम या स्टेबिलिटी। फिर आप उसको जनरली कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन कंट्रोल करके दिखा दो, तो आपने प्राइस स्टेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। सही है, आपने प्राइस स्टेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। जी साहब ऐसा ही है, आपने प्राइस स्टेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद आप ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाना कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी से प्राइस स्टेबिलिटी तो अचीव हो जाती है, पर गवर्नमेंट के दूसरे ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है, मुझे ये भी बताना है उसको। सही है, तो आपने ये डायग्राम्स बनाई जो हमने डीप उसमें ऊपर वाले आंसर्स में भी बनाई थी, सेम डायग्राम्स बनेंगी, सारी डायग्राम चेंज नहीं होती हैं। अब आपको ना उसको बताना है दूसरे ऑब्जेक्टिव से क्या इंपैक्ट आ रहा है। आप कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को या एग्रीगेट डिमांड को कम कर रहे हो, तो आपकी इकोनॉमी का आउटपुट गिरेगा, रियल जीडीपी गिरेगा, तो दिस प्राइस स्टेबिलिटी विल कॉन्फ्लिक्ट विद इकोनॉमिक ग्रोथ। एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो डिमांड फॉर लेबर कम होगा, विच लीड्स टू हायर अनएम्प्लॉयमेंट। सो प्राइस स्टेबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट्स विद फुल एम्प्लॉयमेंट और लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आपकी इकोनॉमी में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उससे भी आपकी जो है वो इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी इंपैक्ट आएगा। तो आप उसको जो है वो बेसिकली बताना कि आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, विच लीड्स टू अ ट्रेड डेफिसिट, तो फिर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम वाला ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं हो रहा है। ये वैल्यूएशन नहीं है, क्योंकि अगर आप सवाल वापस पढ़ो तो वो कह रहा है कि बताओ कि ये पॉलिसी अदर मैक्रो इकोनॉमिक एम्स को कैसे अफेक्ट करेगी, तो मुझे ये बताना पड़ेगा। 20 मार्क के क्वेश्चन में 20 मार्क में से 14 मार्क स्टेटमेंट बताने के होते हैं। तो मैंने इन्फ्लेशन कंट्रोल करके भी दिखा दी और मैंने अदर मैक्रो इकोनॉमिक एम्स पे अफेक्ट भी बता दिया। इवैल्यूएशन में तो मैं वही घिसी पिटी बात करूंगा, मॉनेटरी पॉलिसी की बुराइयां करूंगा दो, और दो बुराइयां करके सप्लाई साइड पॉलिसी ऑल्टरनेटिव पॉलिसी बता दूंगा कि अगर इफ यू गो फॉर सप्लाई साइड पॉलिसीज आपकी इकोनॉमी को नॉन इन्फ्लेशनरी ग्रोथ मिलेगी, और जब आपकी इकोनॉमी को नॉन इन्फ्लेशनरी ग्रोथ मिलेगी तो आपके अदर मैक्रो इकोनॉमिक एम्स भी साथ अचीव हो जाएंगे, बिकॉज सप्लाई साइड पॉलिसी इज अ नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी। तो यहाँ पर तो आपको लाजमी तौर पे सप्लाई साइड इवैल्यूएशन में मेंशन करनी है, क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक एम्स की बात कर रहा है। अब मैंने आपको क्यों पिछले दो सवालों में ये याद कराया कि आपको सप्लाई साइड लिखना है, क्योंकि अब आप स्टैंडर्डाइज अप्रोच पे आ जाओ, वहां पर भी इस्तेमाल हो सकता है, पर यहाँ पर इस्तेमाल करना जरूरी है। समझ रहे हो बात, तो कुछ सवालों में कुछ चीजें जरूरी होती हैं, कुछ सवालों में नहीं होती। तो आप जब चीजें याद करके हर सवाल में सेम चीज कर रहे होगे ना, तो आप बच जाओगे कहीं ना कहीं। ठीक है,
तो अगेन ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस की नंबरिंग हुई हुई है ना, क्वेश्चन 1 2 3, ये आपको इन्फ्लेशन की पॉलिसीज के आंसर्स की फाइल में मिल जाएंगे। पर जो 2 एक्स्ट्रा सवाल मैंने यहाँ पर ऐड करे ना, 24 के और 25 के, तो वो इस फाइल में नहीं होंगे, वो आपको ईयरली वाले में से देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो दिस वाज इन्फ्लेशन की पॉलिसीज। बिल्कुल यार, बहुत लंबा खींच दिया तुम लोगों ने, मैंने सोचा 15 मिनट में करा दूंगा। ले रही चीज